जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है संविधान के उद्देशिका के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उद्देशिका को ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आईएएस पीसीएस में पूछा गया है सारे को हम डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। और इसके पहले भी हम 2 वीडियो दे चुके हैं संविधान का, तो आप जो नहीं देख रहे हैं वो इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब देखेंगे, कहता है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में क्या हुआ था कि 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय देता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार की न्याय कितने? उद्देशिका में पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार की, तो न्याय 3 प्रकार के। ठीक है, न्याय 3 प्रकार के। तो पहला न्याय कौन सा है, वो तीनों प्रकार का न्याय देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय में 3 है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कभी कभी दे देगा यह कथन कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसने कहा था? तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के एम मुंशी। नेक्स्ट है कि बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की। उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। अब देखिए, प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। इसके पूर्व बेरुबारी बाद जो 1960 में उद्देशिका में संविधान का अंग नहीं माना था। तो ये भी पूछेगा कि किस बाद में जो है संविधान को उद्देशिका का भाग नहीं माना गया था? तो बेरुबारी बाद में जो है संविधान का भाग उद्देशिका को नहीं माना गया था। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद जो हुआ था 1973 में, उसमें क्या हुआ था? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। उद्देशिका की प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति जो है वह क्या है? न्याययोग्य नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना, जो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि के एम मुंशी ने इसे जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा। के एम मुंशी ने जो है इसको क्या राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका, ये किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सारे हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम क्वेश्चन को लगभग 40-42 क्वेश्चन है, सारे को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अवतरण में अब देखिए संविधान लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या? ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज यहाँ पे क्या होगा, तारीख होगा कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत ये अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कहते हैं कि एक्स के स्थान पर क्या होगा, तो उसके स्थान पर 26 नवंबर 1949 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कर रहा है। कहता है कि यह संविधान भारतीय संविधान के उद्देश्य का है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है। इसमें उस तिथि का भी वर्णन किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी और वही हो जाता एक्स की जगह पर 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कहता है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य थी, जबकि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था। धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था और यह लागू कब से हो गया? 3 जनवरी 1977 से यह लागू भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देशिका में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत के संविधान के निर्माता का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखें 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और प्रस्ताव को पारित कर दिया 22 जनवरी 1947 को। डेट याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 के ए उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा न्याय। न्याय की जो है 3, न्याय की कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के और भ्रातृत्व 1 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कि न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समानता 2 प्रकार का, भ्रातृत्व 1 प्रकार का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की क्या है? भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आप देखेंगे हम क्रम बता दे रहे हैं, उसका ध्यान से रखिएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी। सार्वभौम, देखिए सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी। देखिए जनवादी की चर्चा नहीं है। उसके बाद क्या है आपका? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, जनवादी की यहाँ पे चर्चा नहीं है बीच में, ये बाद में है। ठीक है, तो आप आंसर बी मान सकते हैं या फिर देख लेते हैं इसका क्या है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। इसका व्याख्या देखेंगे। कहता है कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम जो था वह सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये सब क्या है आपका इसका क्रम है। ठीक है, नोट करके कहे कि ध्यान में रखें। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देश्य में उल्लिखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। जनवादी भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह चीन के संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। चलिए देखते हैं। अब कहता है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और सही शब्द का विचारानुक्रम में सजाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है? सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद होता है धर्मनिरपेक्ष,
उसके बाद जो है प्रजातांत्रिक, यानी कि 3 CADB आपका ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं, इसके व्याख्या तो नहीं है, चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया जो शब्द था वह कौन कौन सा था। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद दिया है, पंथ निरपेक्ष दिया है, अखंडता नहीं है। तो इसमें से क्या है, दो शब्द क्या है जोड़ा गया था। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए 1 और 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, आपका ऑप्शन सी। समाजवाद 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, 76 से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा अखंडता नहीं था, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और 3 जनवरी 1977 से वह लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है। तो आपका पहला कथन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, ये भी कथन क्या सही है, यानी उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं इसका संशोधन किया जा सकता है, यानी कि यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, कर सकता है, यानी कि नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ये 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो कहता है कौन सा कथन सही है। तो सही 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या। कहता है कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतर्गत्वा भारतीय संविधान के उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है, व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था कब? तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, तीनों शब्दों को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस आंदोलन द्वारा लाया गया था? समाजवादी शब्द किस आंदोलन द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि गणराज्य जो है पहले से था। तो कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो 1, 2 और 3 सम्मिलित नहीं था, चौथा सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 20। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं कब? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है कि भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। तो इसमें कौन सा कथन करा है कि अधोलिखित कूट में सही उत्तर का चयन करें? तो अब देखिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये भी क्या है, नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, ठीक है। और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी कि चारों कथन क्या है, सही है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चारों सही है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य जो है उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ठीक है। ये लक्ष्य रखा गया है संविधान के आमुख का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो ये हम भारत के लोग से इसका आरंभ होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ जनता सर्वशक्तिमान है, जनता सर्वशक्तिमान है, यानी कि जनता के द्वारा ही शासन, मतलब जो प्रतिनिधि चुन के भेजता है वही शासन करता है। जनता चाहे तो नेक्स्ट बार उसको बदल भी सकती है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो इसका चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है?
तो ये क्या गया, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, उसी को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसके पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य सरकार द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है, यानी सभी धर्मों को समान नजरिए से देखता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण की बात जो है उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये सब शब्द जो है भारत के संविधान के उद्देशिका में वर्णित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। इस प्रकार सही उत्तर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब जो है भारतीय प्रस्तावना में है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात और प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, जबकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की व्याख्या जो है आपका संविधान के प्रस्तावना में मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द लागू 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि ये तीनों को जो है ना मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए से 1950 में नहीं था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। कहता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। यह वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, उसके द्वारा क्या हुआ था, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये लागू कब से हुआ था, 3 जनवरी 1977 से। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना सारे एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की
आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह उद्देशिका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार को संवैधानिक की आत्मा और हृदय कहा। यदि बी.आर. अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछेगा कि बी.आर. अम्बेडकर ने किसको जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार की संविधान को जो है आत्मा माना है, तो यह हो जाएगा तब संवैधानिक उपचार के अधिकार बी.आर. अम्बेडकर ने, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिंपल से पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका। ठीक है, और बी.आर. अम्बेडकर ने किसको माना था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है उसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33, संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 34, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बेरुबारी बात जो 1960 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए, इन बेरुबारी यूनियन जो कि 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका संविधान का भाग मान लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन डी, जो कि 1973 में हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का
प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खरा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपने व्यक्तित्व का पहचान खो देगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 37 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संशोधन में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो न्याय की बात 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है न्याय, तो न्याय जो है 3 प्रकार के। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है। वे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार, ठीक है। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। चलते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर की तरफ। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 41। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संविधान में दिया गया अमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्य और उल्लिखित करता है, ये भी सही है। संविधान को कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करती है। चारों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन में देखिए कि चारों कथन किसी में ऑप्शन नहीं है, तो आप जो ज़्यादा है उसमें टिक कर सकते हैं। तो ज़्यादा 2 में है, तो इसका जो है ना चारों सही होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित चारों कथन क्या है? सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। तो वही है कि चारों कथन सही है, बाकी जो है उसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। कहते निम्नलिखित में से
कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत, ये क्या है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए ये यूपी पीसीएस आपका मेंस में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो आपका राइट आंसर अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ आपका आज 3 वीडियो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शासन प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम उसी वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।